ठाकुर साहब का दर्द है पुराना। क्या मतलब? कई लोगों को जो है एक वो सुलेमानी कीड़ा बोलते हैं, उनका रह रह के कुल कौन सा कीड़ा? सुलेमानी कीड़ा। ये क्या होता है? ये है कुछ कहावत है कि सुलेमानी कीड़ा रह रह के आदमी का कुल बुलाता है। देखो जितने गालीबाज थे, या तो वो जनता ने किनारे लगा दिए, स्मृति ईरानी जी जैसे जो हमारी सिलेंडर वाली दीदी थी, या फिर मोदी जी ने किनारे लगा दिए। फिर अखिलेश जी ने तो बड़े अतरंगी अंदाज में तंज कस दिया कि भैया तुम कैसे जाति पूछ सकते हो, एक चुना हुआ सांसद जाति पूछ सकता है, जबकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश में दो ही जाति। नमस्कार, मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी और स्वागत है आपका। आज हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर रमेश यादव सर। स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो अभी हाल ही में एक अकाउंट मेंटेनेंस के नाम पर 8,500 करोड़ रुपए की सरकार को रिकवरी हुई है, उस पर आप क्या देखते हैं? देखो साहब, आपको भी ध्यान होगा कि 2014 में जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जनधन योजना नाम से एक योजना शुरू करी, जिसमें हर गरीब व्यक्ति का अकाउंट सिर्फ ये कह के खुलवाया गया कि अब सरकार की योजना के जो भी लाभ होंगे वो सीधे उस व्यक्ति के अकाउंट में आएंगे, क्योंकि प्रधान या और कोई मीडिएटर जहां होता है तो वो योजना का लाभ उस व्यक्ति को ना मिलके किसी और को मिल जाता है। जैसे मनरेगा हो गई और भी तमाम है। कहीं मान लीजिए किसी किसान के खाते में कुछ पैसे आने हैं तो किसान को ना मिलके कोई और फायदा ले जाता। इस नाम से करोड़ों अकाउंट खुलवाए गए और ज़्यादातर गरीबों के थे। और आप दुर्भाग्य की बात ये देख लो कि उस किसी भी योजना का लाभ अब तक उस व्यक्ति को तो नहीं मिला। हाँ, लाभ के एवज में उसे दंड जरूर मिल रहा है। हर साल मेंटेनेंस के नाम पे अकाउंट से 500, 600, 1000 रुपए काटे जा रहे हैं। और ये तादाद जो ये रकम है, अब रकम आप देख लीजिए बढ़ के कितनी हो गई, हजारों करोड़ रुपए में। मेरे भी अकाउंट से कट रहे हैं, पहले नहीं कटते थे। आपको ध्यान होगा पहले एटीएम के ट्रांजैक्शन से पैसे नहीं कटते थे, अब 3 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन है तो पैसे कटने लगे। मिनिमम बैलेंस 5,000 रुपए आपको मेंटेन करके रखना है, पहले वो 1,000 रुपए था। और इसके अलावा एटीएम कार्ड का हर साल का शुल्क लेते हैं, चेकबुक का शुल्क लेते हैं, एनईएफटी कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका अलग चार्ज लेते हैं। तो अगर इस बैंक सेक्टर की इन सुविधाओं का ही अगर हम सिर्फ इसी का लेखा जोखा देखें तो ये हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है। और ये सिर्फ गरीब व्यक्ति के साथ किया जा रहा है, अमीर के साथ कुछ नहीं। देखिए 20 लाख करोड़ रुपया अमीरों के बट्टे खाते में डाल दिए गए। 2014 से पहले कॉर्पोरेट टैक्स होता था 60% का, और जो अब घट के कितना हो गया। इस बार निर्मला जी ने बोला, ये मैं नहीं बोल रहा, नहीं तो लोग कहेंगे कि तो विपक्ष के लोग हैं ये बोल रहे हैं। अब निर्मला जी ने खुद बोला है कि 25% है कॉर्पोरेट टैक्स, और पहले 60% था। और पहले डायरेक्ट टैक्स लगता था कम, और अब डायरेक्ट टैक्स कर दिया इनने ज्यादा। अब डायरेक्ट टैक्स के रूप में सरकार 60% रुपया ले रही है। 30% तो सीधा हमारी सैलरी से जो वेतन भोगी लोग हैं, और 28% ले रही है सीधा जीएसटी से। तो मोटे मोटे तौर पे 60% जो है गरीब आदमी टैक्स दे रहा है, और अमीरों को लाभ मिल रहा है हर तरीके से। कर्जे भी उनके माफ किए जा रहे हैं, उन्हें कॉर्पोरेट टैक्स में भी लगभग आप देख रहे हो 30% की छूट वैसे दे दी है। तो ये सरकार जो है ये गरीबों के लिए एक तरीके से क्या कह सकते हैं हम, लुटेरी सरकार है। गरीबों से लूट के पैसा अमीरों की झोली में डाल रही है। मेरा यही सवाल है कि ये जो रकम है वो कोई छोटी मोटी रकम तो नहीं है, छोटा अमाउंट नहीं है, क्योंकि 8,500 करोड़ रुपए काफी बड़ा अमाउंट है। तो क्या सरकार आम जनता के लिए कोई बेनिफिट सोच रही हो इसे लेकर कि वो आगे कुछ करे उनके लिए? नहीं, देखो बेनिफिट तो बहुत कर दिए। आटे पे जीएसटी लगा दी, चावल पे जीएसटी लगा दी, बच्चों की किताबों पे जीएसटी लगा दी, पेन पेंसिल पे जीएसटी लगा दी, जो बच्चा पैदा हो रहा है जो दूध पिएगा उसकी दूध पे जीएसटी लगा दी। ये सुविधा दे दी हमें। और अमीरों के लिए इतनी ज्यादा सब्सिडी, हर जगह सब्सिडी। उनको कॉर्पोरेट टैक्स में पहले तो वहाँ टैक्स में जो ब्याज की दर है उसमें सब्सिडी दी जाती है। अगर वो टाइम से ब्याज नहीं भर पा रहे तो वहाँ उनको छूट दे दी जाती है, उनका पैसा बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। और फिर मान लीजिए एनपीए हो गया, वो पैसा दे ही नहीं पा रहा, तो फिर सरकार उसको टिकट और दे देती है कि साहब आप ऐसा करो, इस फ्लाइट में बैठो और यहाँ से निकल जाओ। लगभग हजारों व्यापारी देश का लाखों करोड़ रुपया लेके फुर्र हो गए हैं।
और सारा ठीक रहा। ये किस पे फोड़ते हैं जी? कांग्रेस ने फुर करा दिया। भाई भागे आपके सरकार में माल्या से लेके तमाम चौकसी और तमाम ललित मोदी और जाने कौन कौन, और 90% जो व्यापारी है वो सब गुजरात का है। तो ये सरकार जो है बिल्कुल लुटेरी सरकार है। और इस बार का आप बजट भी देख लो, बजट में भी साफ तौर पे ये बड़े बड़े पूंजीपतियों को फायदा देते हुए नजर आए हैं। आम आदमी के हाथ में इस बार कुछ नहीं है, ना तो टैक्स रिलैक्सेशन कोई दिया इन्होंने, ना कहीं कोई छूट दी। अब इनकम पे वो उस पे प्रॉपर्टी पे और टैक्स बढ़ा लगा दिया। पहले प्रॉपर्टी पे क्या था कि टैक्स में छूट थी कि आपकी कोई पुरानी प्रॉपर्टी है तो वो पुरानी प्रॉपर्टी के अगर कोई खरीद फरोख्त होगी तो वो जो जिस टाइम पे आपने रजिस्ट्री कराई है उसी कीमत पे टैक्स लगेगा। अब इन्होंने क्या कर दिया कि वो प्रॉपर्टी, मान लीजिए आपने आज से 30 साल पहले कोई प्रॉपर्टी 20 लाख की खरीदी, तो आज की समय में जाहिर सी बात है वो उसका दाम बढ़ के 50-60 लाख रुपया हो गया होगा। तो अब आपको उस 50-60 लाख रुपए पे टैक्स देना है, जबकि पिछली साल तक ये था कि उसी 20 लाख रुपए पे आप पे टैक्स लगेगा। तो सरकार हर तरीके से लूट रही है। आप पहले जो सैलरी कमा रहे हो, जो आपको वेतन मिल रहा है, उस पे 30% टैक्स लग रहा है। फिर आप उसको बैंक में रख रहे हो, मान लीजिए आपने कुछ थोड़ी बहुत सेविंग करी है, उसमें से 5% 10% जो आपके पैसे बच रहे हैं उसमें सरकार आपसे टैक्स ले रही है। आप मान लीजिए शेयर मार्केट में कोई निवेश कर रहे हो तो वो पैसा निकालोगे तो उसमें भी टैक्स लगेगा। आप कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां भी आप पे टैक्स लगेगा। हर चीज पे टैक्स है। आटा खरीद रहे हो उस पे टैक्स है, आप पेट्रोल खरीद रहे हो उस पे टैक्स है, कार खरीद रहे हो तो उस पे भी 40% टैक्स है, कपड़े खरीद रहे हो उस पे भी 28% टैक्स है। ये सरकार, हमें लग रहा है कि बिल्कुल एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जो पुराने वाले जो लाला हुआ करते थे, जिनका ब्याज ही खत्म नहीं होता था, आदमी खत्म हो जाता था, तो ये वैसी वाली सरकार हो गई है। अब ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं रही। ठीक सर, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि अभी बीजेपी सरकार का एक नारा है कि उन्हें धर्मनिरपेक्ष भारत बनाना है, लेकिन हाल ही में अभी पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी से उनकी जाति पूछी गई, अनुराग ठाकुर ने उनसे उनकी जाति पूछ ली, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखो साहब, मोदी जी तो एक बहुत बढ़िया सवाल आपने करा है कि मोदी जी तो कह रहे साहब इस देश में दो ही जात हैं, गरीब और अमीर, ठीक है। और फिर जब इनके मंत्रियों से बात करो तो मंत्री हर जगह जाति धर्म ढूंढते हैं। मुसलमान हिंदू करेंगे। अब कावड़ में भी देख लो, कावड़ का पूरा मामला ये 15 दिन से ऊपर हो गए चल रहे हैं, तो यहाँ भी धर्म के नाम पे जो है भड़काऊ भाषण आ रहे हैं, दुकानों पे नाम लिखे जा रहे हैं कि हिंदू की दुकान है, मुस्लिम की दुकान है। और राहुल गांधी जी से आज जो सवाल किया तो उसके पीछे भी अनुराग ठाकुर का मकसद सिर्फ यही था कि वो अनुराग ठाकुर जो है वो अपने अंदर की एक मंशा बताना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी हरियाणा में भी चुनाव है, महाराष्ट्र में भी चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, कुछ दिनों बाद 6 महीने बाद दिल्ली में भी चुनाव होगा। तो वो फिर उसी तरीके से हिंदू मुस्लिम वाला एक फैक्टर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मोदी जी को सबसे पहले तो स्पष्ट करना होगा कि आप धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की तरफ जा रहे हैं या आप धर्मांधता बढ़ा रहे हैं, जातीयता बढ़ा रहे हैं। और जब इतनी जात आप पूछ ही रहे हैं विपक्ष के नेताओं से, तो जातिगत जनगणना भी लगे हाँ तो करवा ही दो, उसको करवाने में क्या दिक्कत है, उससे पेट में दर्द क्यों हो रहा है। बजट बनाने वाले, कल जब राहुल जी ने सवाल किया कि बजट जो बनाने वाले 20 अफसर थे तो उसमें कितने SC ST OBC के थे, भाई सबकी भागीदारी होनी चाहिए। गरीब, अगर मान लीजिए राहुल जी ने कल ये भी कहा था कि अगर कोई गरीब सवर्ण है तो उसकी भी गणना होनी चाहिए कि उसको सरकार की योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है। और मान लीजिए कोई दलित है, दलितों का आरक्षण 21% है, लेकिन हो सकता है उसको शुरू से लाभ ना मिल पा रहा हो, कोई एक वर्ग विशेष ही उसका लाभ ले रहा हो। तो जब जातिगत जनगणना होगी तभी तो ये आंकड़े निकल के आ पाएंगे कि किस जाति के कितने लोग हैं और फला फला किस जाति को कितनी सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है और कौन कौन व्यक्ति उन योजनाओं से वंचित रह गया है। अब दरअसल सरकार ये काम इसलिए नहीं करना चाह रही क्योंकि अगर ये काम हो गया तो सरकार की जो सुविधाएं हैं, जो शुरू से व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, उनका सारा का सारा फायदा गरीब को मिल जाएगा, गरीब का बच्चा पढ़ जाएगा, गरीब का बच्चा आगे बढ़ जाएगा। और जब आगे बढ़ जाएगा तो फिर इनके लिए कावड़ कौन ढोएगा,
इनके लिए साहब जो है शोभा यात्राएं कौन निकालेगा, इनके लिए मुसलमानों के ऊपर लाठियां कौन चलाएगा। असली समस्या तो हिंदू मुस्लिम वाली है ना, कि इन्हें जो हिंदुओं के कायदे में कहा जाए हिंदुओं के युवाओं को अनपढ़ रखना है। मुसलमानों से इन्हें दिक्कत नहीं है। देखो रिकॉर्ड बन गया, 55 मुसलमान IAS बने इस बार। अब बताओ, अब कहाँ मुसलमान को ये टाइट कर रहे हैं मोदी जी? टाइट तो हिंदू हो रहे हैं। हिंदुओं के जो युवा हैं, जो SC ST और गरीब सवर्ण युवा हैं, वो तो बेचारे बेरोजगार हैं। इस बार आप देखो रिकॉर्ड तोड़ बच्चे और नाबालिग बच्चे कावड़ ढो रहे हैं। क्यों ढो रहे हैं? क्योंकि वो पढ़ाई करने में असमर्थ हैं। पढ़ाई इन्होंने इतनी महंगी कर दी है कि गरीब का बच्चा पढ़ ही नहीं सकता। जब पढ़ नहीं सकता तो धार्मिक उन्माद में ही बिजी रहेगा, और ये लोग चाहते भी वही है कि धार्मिक उन्माद में बिजी रहो। इनके कहने पे मुसलमानों को गालियां दो, इनके कहने पे लिंचिंग करो, इनके कहने पे देश का माहौल खराब करो। बच्चा पढ़ जाएगा तो सवाल करना बंद शुरू कर देगा, और सवालों से इन्हें डर लगता है। अब मोदी जी संसद से गायब हैं क्योंकि मोदी जी से सवाल हो रहे हैं, और मोदी जी सवाल का जवाब देना नहीं चाहते। मोदी जी इसीलिए यूक्रेन चले गए हैं। जी, अभी सर आए दिन कावड़ियों की भी काफ़ी खबरें आ रही हैं, आपने देखी होंगी। कभी दंगे को लेकर आ जाती है तो कभी मॉब लिंचिंग हो जाती है, कई बच्चे मारे भी गए हैं इसमें, चाहे वो कावड़िए ही हों या फिर मुसलमान भी काफ़ी मारे गए हैं, अनदर कास्ट के भी। इसमें देखो साहब तो ऐसा उसे है, कैसे ये बिल्कुल सरकार की सोची समझी नहीं वो है, साजिश है सरकार की सोची हुई। और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो यूपी में हार हुई है, उस हार का ठीकरा केंद्र सरकार योगी जी पे फोड़ना चाह रही थी। तो इस वजह से योगी जी ने अपने आप को बचाने के लिए ये सारा सिस्टम, इस बार आप देखो इतना कावड़ कभी हाईलाइट नहीं हुआ। आप भी सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हम भी सालों से सड़कों पे हैं, जमीन पे हैं, लोगों को समझ रहे हैं। जितना ज़्यादा कावड़ का मुद्दा इस साल इन्होंने उठाया है, और इसमें आप देखो कि कावड़ के मैं कई कावड़ियों से मैं मिलता हूँ डेली, लगभग 100-150 कावड़ियों से मेरी बातचीत होती है। बेचारे शांतिपूर्ण तरीके से वो निकल रहे हैं। सिर्फ वो चंद है 4-5%, वो माहौल खराब किए हुए हैं। और अगर आप तह पे जाओगे, उसको अच्छा बारीकी से अगर इन्वेस्टिगेशन करोगे, पुलिस चाहे तो वो कर सकती है, लेकिन पुलिस भी मिली हुई है। तो हाल ही में देखोगे कि वो सारे बीजेपी के लोग हैं। जी, हाल ही में तो अभी पुलिस के साथ भी बर्बरता हुई है। वो गाड़ी तोड़ी है, पुलिस को पीटा है, एक जगह पुलिस को दौड़ाया है, वो सारे बीजेपी के लोग हैं। आप अगर उनका ID कार्ड देखोगे, उनका आधार कार्ड चेक करोगे, उनके शिनाख्त करोगे, तो वो सारे के सारे आपको BJP RSS के कार्यकर्ता मिलेंगे। और इन लोगों को बाकायदा प्लांट किया गया है कि आप जाइए, धार्मिक उन्माद फैलाइए, आप माहौल को खराब कीजिए, हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाइए। लेकिन ये साहब हमारा मुसलमान भी अब समझदार है, आम आदमी भी समझदार है, वो इन चीज़ों से बच रहा है। उनको भी मालूम है 15-20 दिन की बात है, ये चीज़ें निकल जाएंगी। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने से कोई फायदा नहीं। क्यों पिछली बार हमने देखा ये नूम मेवात में इसी समय दिक्कत हुई थी, दंगे भड़के थे, और उसमें क्या हुआ भाई, गरीब मुस्लिम और गरीब हिंदू परेशान हुआ। कौन सा नेता परेशान हुआ BJP का? और इसमें जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगे कर रहे थे वो अभी भी जेल के अंदर हैं। उनकी जमानत भी कराने के लिए नहीं आए, ना बिट्टू बजरंगी की और ना मोनू मनेसर जो मेन अभियुक्त थे, तो उनकी भी जमानत के लिए कोई आगे नहीं आया। उनको मोहरा बना के इस्तेमाल किया गया। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरी बात हमारे युवाओं तक पहुँच रही है तो इन धार्मिक उन्माद से बचिए। आपकी पढ़ने लिखने की उम्र है तो पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दीजिए। और धर्म आस्था का विषय है, और हमारा धर्म इतना कमजोर नहीं है कि हम उसमें हिंसा करें। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति से हमें कोई तकलीफ हो रही है तो बातचीत से भी बातचीत कर लो कि हाँ भाई आपने हमारी कावड़ क्यों खंडित कर दी, आप ऐसा करो अपनी गाड़ी से हमें दोबारा ले चलो, कावड़ हम दोबारा भर के ले आएंगे। आप उसकी गाड़ी तोड़ दो, उसको मारो पीटो, उसको जान से मार दो, तो उससे तो भोले बाबा प्रसन्न नहीं होंगे। मैं तो नहीं समझता, जहां तक मैं अपने धर्म को समझता हूँ, मेरा धर्म ये कहता है कि मेरी वजह से किसी और व्यक्ति को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अगर मेरी वजह से किसी व्यक्ति को परेशानी हो रही है तो मैं धर्म के नाम पे पाखंड फैला रहा हूँ, फिर वो धर्म नहीं है, फिर वो पाखंड है। जी। और अभी हाल में 70 लोगों की मौत हुई है। आज संसद में उनका भी मुद्दा राहुल गांधी जी ने उठाया था, और उन्होंने बोला भी था
महोदय से कि उन तक मदद पहुंचाई जाए, तो क्या लगता है? देखिए, वायनाड में जो हिंसा हुई है और मणिपुर में जो हिंसा हुई, हाथरस में जो हुई, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है इसमें, केंद्र सरकार की, कि जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसकी यथासंभव मदद की जाए। अभी दिल्ली में आप देखिए कोचिंग में जो हादसा हुआ, तो वहाँ भी अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से भी कोई उचित जो है कोई राहत नहीं पहुंचाई गई, ना उनके पीड़ित परिवारों को कोई सांत्वना दी गई, ना कोई सख्त एक्शन अब तक लिए गए। तो इस तरह की घटनाओं में जो सरकार की उदासीनता है वो कहीं ना कहीं एक बात तो स्पष्ट कर रही है कि साहब सरकार को आम आदमी की तकलीफ और दुख से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार ने सिर्फ एक, खास तौर से हमारे प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ और सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम ये चला रखा है कि मेरी कुर्सी बची रहे, बाकी जनता परेशान होती हो तो होती रहे, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ इन्हें मन की बात करनी है, इन्हें जनता की बात सुननी नहीं है, जनता का दर्द नहीं समझना। 11 साल हो गए प्रधानमंत्री जी को, अब तक कभी भी इन्होंने जनता दरबार नहीं लगाया कि जनता दरबार लगा लिया हो और कभी जनता की तकलीफ को सुना हो, जो एक प्रधानमंत्री का काम होना चाहिए। मान लीजिए आम जनता अगर प्रधानमंत्री से मिलना चाहे, अपनी बात कहना चाहे, तो वो कैसे कहे? अब वो नेताओं के पास जाते हैं, सांसदों विधायकों के पास, जो प्रतिनिधि हैं वो तो ये कहते हैं जी आपने तो मोदी जी के नाम पे वोट दिया, हमारे नाम पे तो दिया नहीं, तो हम काम क्यों करें आपका? तो अब प्रधानमंत्री जी के पास कोई जा नहीं सकता, तो प्रधानमंत्री जी को ऐसा कोई पोर्टल और ऐसी कोई व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे कि आम आदमी की दुख और तकलीफ सुनी जा सके। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो भैया अपनी मदमस्ती में वो चले जाते हैं, इटली चले जाते हैं, अपना वहाँ सेल्फी खिंचा के आ जाते हैं। अब वो यूक्रेन चले गए, वहाँ भी उनका 2-3 दिन फोटो मैनेजमेंट चलेगा, फिर उसके बाद किसी और देश में चले जाएंगे। उन्हें जनता के दर्द से तो मतलब है नहीं, जनता के बीच में जाना पसंद नहीं करते। 1 साल से ऊपर हो गया, मणिपुर नहीं गए, हाथरस में इतनी दुखद घटना हुई वहाँ नहीं गए, दिल्ली में इतना बड़ा दुर्घटना हो गई वहाँ नहीं गए प्रधानमंत्री जी को, वायनाड भी जाना चाहिए वहाँ भी नहीं गए। तो प्रधानमंत्री जी संवेदनहीन है, और ये पूरी जो पार्टी है सत्ताधारी दल, ये संवेदनहीन है, संवेदनाएं इनके अंदर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए और सत्ता के लालच में काम कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे प्रोफेसर डॉक्टर अरुणेश यादव, जिन्होंने हर मुद्दे पर बेबाकी से जवाब भी दिया है। आपको ये जवाब कैसे लगे, ज़रा इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिएगा।